Hello, dear students. As we know, we have discussed about the Battle of Plassey, है ना? And after Battle of Plassey, what happened? क्या देखा था हमने कि पूरी तरह से एक रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कलेक्टर बन गए थे कौन? अंग्रेज बन गए थे, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स बन गए थे। और उसके बाद जो व्यापार कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उसमें उनको फ़ायदा किस तरह से हो रहा था, ये भी हमने लास्ट पैराग्राफ में समझा था, है ना, कि पहले उनको गोल्ड और सिल्वर मंगवाना पड़ता था, कहाँ से? ब्रिटेन से। वहाँ से गोल्ड सिल्वर मंगवाते थे, फिर इंडिया में उनको देते थे, उसके बदले में इंडिया से सामान खरीदते थे, क्योंकि उनको सामान बहुत ज़्यादा खरीदने होते थे, तो गुड्स उनको बहुत ज़्यादा खरीदने होते थे। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान होता है, ठीक है। तो उनको इतने सारे गुड्स लेने होते थे, इस वजह से उनको गोल्ड और सिल्वर बाहर से मंगाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है तो उनके पास रेवेन्यू यानी रेवेन्यू के वो कलेक्टर हो जाते हैं, है ना। दीवान पोस्ट मिल जाती है उनको, दीवानी यानी राजा के बाद अगर कोई बड़ी पोस्ट थी तो दीवानी की थी, क्योंकि राजा तो केवल एक मेन हेड था, कंट्रोलर था, लेकिन पूरे स्टेट का जो पैसा रुपया है वो किसके पास होता था? दीवान के पास होता था, ठीक है। तो वो पोस्ट इनके हाथ में आ गई थी, ठीक है। तो अब इंडिया से ही ये लोग टैक्स के माध्यम से पैसा इतना कलेक्ट कर ले रहे थे कि इनको ब्रिटेन से फिर गोल्ड और सिल्वर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी हमारे द्वारा कमाए गए टैक्स से ही, हमारे पैसों से ही जो टैक्स उनको मिलता था, उसी से हमारे यहाँ के ही सामानों को खरीद कर, परचेज करके ये ब्रिटेन में जाके सेल करते थे, यानी मुनाफे के ऊपर मुनाफा लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से इससे हमारी कंट्री क्या हो रही थी? धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारे यहाँ का बिजनेस था, वो पूरी तरह से क्या हो रहा था? बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बेकार सा होता जा रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपनी ऑफिशियल विकम नाबूब्स। अब कंपनी में देखिए कुछ नाबूब्स भी हो रहे हैं। नाबोब्स कौन होते हैं? नाबोब्स मतलब नवाबी है, लेकिन ये वो वाले नवाब नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। व्हाट इट मीन टू बी अ नवाब्स, ठीक है। नवाब का मीन्स क्या है? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पावर अथॉरिटी आ गई थी। बट इट आल्सो मीन्ट समथिंग एल्स, कुछ इसमें था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगैन टू हैव अ विजन ऑफ लिविंग लाइक ए नवाब। अब कंपनी के अंडर में जितने भी नौकर थे कंपनी के, यानी कंपनी के अंडर में जो काम करने वाले लोग थे, अब वो लोग क्या कर रहे थे? वो नवाबों की तरह सोचना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। वो सोच रहे थे कि यहाँ के हमने नवाब को, एक सिराजुद्दौला को फिनिश कर दिया है, तो हम भी अपने अपने आप को सब लोग नवाब समझ रहे थे। और उनको कंपनी ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी थी कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आप नवाबों की तरह सोच सकते हैं, है ना। तो दे हैव स्टार्टेड टू बिगिन अ क्या टू थिंक अबाउट द विज़न लाइक नवाबों के विज़न की तरह वो सोचना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना, जैसा नवाब लोग सोचते हैं। अब आगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं इसमें। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ क्या? एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वॉज सम ऑफ मनी एज ए पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है कि जो रियल नवाब होते हैं उनको बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद आपने देखा कि मीर जाफ़र बने, मीर जाफ़र के बाद फिर मीर कासिम बने, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र को बनाया गया, और 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है ना। उसके बाद जो भी नवाब बने उनसे भी कंपनी ने क्या किया? वो तो उन्हीं के अंडर में काम करने वाले लोग थे, है ना। तो गिव लैंड्स लिया, है ना, बहुत सारे उनको पर्सनल गिफ्ट दिया, यानी ये उनको देना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी ने देखा कि आप देख रहे हैं कि कंपनी ने पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लिया था, यानी कंपनी बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आप रॉबर्ट क्लाइव का एक स्टेटमेंट याद करिए, लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा था। उसने कहा था कि अब हमें यहाँ पर ये पपेट्स नहीं बैठाने हैं, अब पपेट्स को बैठा के हमने देख लिया, अब हमें खुद एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी हमें यहाँ का बंगाल का खुद एडमिनिस्ट्रेशन हमें चाहिए। बंगाल की जो पावर है वो हमारे हाथ में हम खुद लेंगे, ठीक है। तो एक नाम मात्र के लिए राजा बैठाए थे, बाकी सारा डीलिंग अंग्रेजी कर रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने, आपने पढ़ा था ना, रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बुलाया गया था जब सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला वहाँ कासिम बाज़ार में गया था, फैक्ट्रियाँ नष्ट कर दिया था उसने, और उसके बाद वहाँ की सेनाओं को जो है उनसे सारे हथियार ले लिए थे, और फिर बाद में सिराजुद्दौला कहाँ गया था। उसके बाद जब इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो वहाँ से ये खबर सुन के, है ना, जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है, रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में होता है। जैसे मद्रास कहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका मद्रास है, ठीक है। तो मद्रास में आता है तो बंगाल यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ कलकत्ता की ओर जाते हैं ना, क्योंकि कोलकाता में भी हमला करने जा रहा था सिराजुद्दौला, तो यहाँ से जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव की कितनी बड़ी भूमिका है ना।
कि अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होते तो शायद रॉबर्ट क्लाइव का जो दिमाग था, जो माइंड था उसका, वो सबसे अच्छा था उस समय पे, ठीक है ना। हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट वाले पे देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। उसको भारत का क्या बोला जाता है, फॉर्चून बोला जाता है। स्वयं में अपने आप को बोलते हैं कि मैं मतलब एक सबसे ज़्यादा उसने धन कलेक्ट किया था, है ना, और उसको एक फॉर्चून बोला जाता है कि वो एक लकी भी था। ही हैड कम टू मद्रास, वो कहाँ से आया था, उसको मद्रास आना पड़ा था। कहाँ से आया था वो, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आया था। कब आया था, 1743 में, याद रखिए 1743 में। और प्लासी कब हुआ था, 1757 में, ठीक है, 1743 में आया था। एज ऑफ 18, सोचिए उसकी एज कितनी थी, बहुत ही कम थी, है ना, एज ऑफ 18 थी। वेन 16 और एज ऑफ 18 में, ठीक है, वेन इन 1767, और उसने यहाँ पे इंडिया छोड़ा कब था, 1767 में। 1767 में उसने इंडिया यहाँ से छोड़ा था, जब यहाँ पर पूरी तरह से बंगाल में उसने कब्जा कर लिया था। तो भाई उस अपनी कंट्री में जाएगा ना बताने के लिए कि मैंने वहाँ पर क्या क्या किया है, मैं कितना वहाँ से सब कुछ पैसा लिया है मैंने। तो ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ, आपने देखा ये इसमें रुपीज़ लिखा हुआ है, यूरो में लिखा हुआ है, यूरो 401 and 102, है ना, यानी कि 4,01,102 ये यूरो में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कितना होगा, करोड़ों में होगा, ठीक है ना। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, यानी 1764 में बंगाल का नवाब अपॉइंट करने के बाद ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन अ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसको कहा गया था कि कंपनी में जितना भी करप्शन है उसको भी दूर करिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी में करप्शन क्या हो गया था, कंपनी में करप्शन ये हो गया था कि कंपनी के लोग जो है आपस में एक दूसरे से छोटे छोटे काम करने के लिए गिफ्ट मांगना शुरू कर दिए थे। जैसे मैंने बताया ना कि नवाबोब्स बन गए थे, तो कंपनी के ही लोग छोटे छोटे वर्क के लिए क्या मांग रहे थे, गिफ्ट मांग रहे थे। तो क्लाइव ने इस चीज़ को फिनिश किया, बोले कि आप हमारे कंपनी के सब मेंबर हो और आप छोटी छोटी चीज़ के लिए आप घूस ले रहे हो, है ना, ये गलत चीज़ है, ये इसको हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसने इसको भी फिनिश किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव का एक अच्छा काम कंपनी के लिए ये भी हो सकता है। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन, उससे करप्शन करने के लिए कहा गया था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772। लेकिन याद रखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसी को कहा गया था कि कंपनी में जो भी करप्शन है आप उसको दूर करिए, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, उससे खुद ही यानी क्लाइव से खुद ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब, जब बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी जब वो अपने ब्रिटेन कंट्री जाता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उसी से पूछा जाता है कि आपने कितना गिफ्ट लिया है ना, आपने कितना लूटा है ना, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीज़ें उससे क्लाइव से पूछी जाती हैं। क्लाइव को इस चीज़ का बहुत बड़ा धक्का लगता है कि बताइए मैंने इतना सब कुछ किया अपनी कंट्री के लिए, कंपनी के लिए, है ना, और मुझे को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। विच वॉज सस्पिशियस वॉज अ वास्ट वेल्थ, उसको कहा गया कि तुम इतना जो पैसा कमा के लाए हो उसको बड़े संदेह की नज़र से देखा जा रहा था। उस मतलब ये कहा जा रहा था कि आपने ब्रिटेन को, अपनी कंट्री को इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया है, आपने खुद अपने लिए फ़ायदा बहुत पहुँचाया है। आल्दो यद्यप ही वॉज एक्विटेड, बाद में उसको हालांकि छोड़ दिया गया था, यानी उसको बरी कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उसको कटघरे में खड़ा किया गया था, उससे वहाँ की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने पूछताछ किया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन उसको इस चीज़ का सदमा लग गया था, ठीक है ना, कि बताइए मैं इतना ईमानदार आदमी हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर आरोप लगे। एंड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। और क्या होता है 1774 में वो क्या सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सुसाइड कर लिया था। ही कमिटेड सुसाइड, यानी क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट है हाउएवर, हाँ अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट में, हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। कंपनी के जो ऑफिशियल थे है ना, उन्होंने भी क्या किया, कई तरह से सफलताएं प्राप्त की जैसे क्लाइव ने किया था। कंपनी के और भी ऑफिशियल थे लेकिन उतनी नहीं। मैनी डाइड, बहुत सारे लोग तो मर गए, है ना, अर्ली डेथ एंड इन इंडिया ड्यू टू डिसीजेस, कुछ तो डिसीज के कारण, एंड कुछ वॉर्स से, युद्ध से। इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज ए करप्ट, अच्छा नहीं था, बिकॉज उनमें से बहुत सारे करप्ट भी थे और डिसऑनेस्ट भी थे, ठीक है ना, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे। लेकिन मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ऑफिशियल भी थे जो हम्बल बैकग्राउंड यानी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते थे। एंड दियर अपर मोस्ट डिजायर उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी, वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, यानी भारत में कमाना चाहते थे। अच्छा देखिए एक सिस्टम क्या बन गया था कि ब्रिटेन से लोग, बहुत सारे लोग आने लगे, उनको लगता है कि हमें कमाना है तो इंडिया जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, ब्रिटेन में सेल करेंगे, हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे और अपनी कंट्री में यहाँ पर रहेंगे। ये उनको एक दिमाग में चल रहा था, ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी थे।
तो अपर मोस्ट डिजायर इन इंडिया रिटर्न टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन लौटेंगे एंड लीड टू कंफर्टेबल लाइफ, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर लेंगे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेट फ्लैसी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड दियर रिचेज, और यहाँ से जब वो बहुत सारे लोग लौटे पैसे के साथ, वेल्थ के साथ, ठीक है ना, तो लेट फ्लैसी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड दियर रिचेज, वास्तव में वो पैसे उन्होंने कमाए भी और उसका वो बखान भी किया उन्होंने, है ना, वहाँ पर कि हम लोग इस तरह से काम किए हैं ना अपनी कंट्री पे। तो दी वर कॉल्ड नवाब्स, इनको नवाब कहा गया, क्यों? क्योंकि बताते थे कि देखो हम नवाब हैं, है ना, नवाबों की तरह हमने काम किया। एंड नवाब क्या है? एंग्लिश वर्जन ऑफ इंडियन नवाब, यानी नाबूब्स क्या है? नाबूब्स एक इंडियन जो वर्ड नवाब था उसी का ये उसी वर्ड से बना हुआ एक दूसरा वर्ड है, यानी वो भी अपने आप को नवाब कहते थे, तो नवाब्स बोलते थे। दे वर ऑफन सीन ऑफ स्टार एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, उनको अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनका जो जाहिर सी बात है कि अगर वो वहाँ से यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं इंडिया में, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं रिच होते थे। इस तरह से इसको उन्होंने एक फन और कार्टून की तरह लिया, खेला उसको, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट ए मोर इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, बट अपर पैराग्राफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा समझने लायक है ना, कि उसके बाद कैसी क्लाइव की बात की स्थिति कैसी हो जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब यहाँ से देखना है कि कंपनी किस तरह से अपना फैलाव करती है। क्लाइव के बाद की कहानी यहाँ पर आपको समझ में आएगी। क्लाइव कब मरा था आपको याद होना चाहिए कि क्लाइव की डेथ कब हुई थी, वो डेट याद होनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट डेट है ना। If we analyze the process of annexion of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, यानी आप 1757 में क्या देखते हैं? बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, राइट। बैटल ऑफ प्लासी जब आप देख रहे हैं, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 से कहाँ 1857 तक, यानी 1857 आपको डेट याद है? ये वही डेट है, कौन सी मुझे बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है। कौन सी डेट है? 1857 रिवॉल्ट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, याद आ रहा है। तो यहाँ से लेकर 1857 तक में हम देखते क्या है, इंडियन स्टेट में हम क्या देख रहे हैं? एनेक्सेशन देख रहे हैं। एनेक्सेशन मतलब हड़प नीति, यानी भारतीय राज्यों में एक हड़प नीति चल रही थी। हड़प नीति मतलब क्या चल रही थी, अभी आगे हम उसको बताते हैं, डिस्कस करते हैं हड़प नीति क्या है। आप ये वर्ड थोड़ा याद रखिएगा, एनेक्सेशन वाला। इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द 1757 टू 1857। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? एनेक्सेशन का काम शुरू कर दिया था। आई थी व्यापार करने के लिए, आई थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया? यहाँ पे एनेक्सेशन का काम शुरू कर दिया, मतलब हड़प नीति, यानी यहाँ के टेरिटरी जो हैं उनको क्या करना है? धीरे धीरे अपने साथ मिलाकर अपना एक राज्य फैलाना है। यानी वो इस कंट्री पर पूरी तरह से अपने आप को समझ गए थे कि कंट्री हमारे लिए बनी है और इस पर हमें धीरे धीरे पूरी तरह से शासन कर लेना है, और इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। कंपनी कभी कभी मिलिट्री अटैक करती थी नॉन द टेरिटरी, जिसको जानती नहीं थी। इंस्टीड इट यूज द वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स एक्सटेंड इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एंड द इंडियन किंगडम, ठीक है। करती क्या थी कंपनी कि कंपनी बहुत कम ही युद्ध करती थी, यानी आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने युद्ध बहुत कम किए हैं, है ना। उन्होंने पॉलिटिक्स ज़्यादा किया है, यानी पॉलिटिकल वे ज़्यादा अपनाया, इकोनॉमिकल वे ज़्यादा अपनाया, डिप्लोमेटिक मेथड का इस्तेमाल किया। डिप्लोमेटिक मेथड का मतलब ये होता है कि सूझबूझ से, राजनीति से, है ना, किसी राज्य को हड़प लेना, ठीक है। उसमें जैसे दो राजा लड़ रहे हैं, एक रूलर ये हो गया, एक रूलर ये हो गया, तो उनको आपस में लड़ा देते थे, है ना। इसकी बातें इधर, उसकी बातें इधर, जो कमज़ोर होता था उसके ऊपर बाद में यही कब्जा कर लेते थे, ठीक है। कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। भाई जो राजा यहाँ पे कमज़ोर होता था, मान लीजिए कमज़ोर है, जैसे टू रूलर्स हैं, ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा। जैसे टू रूलर्स हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड रूलर है, ठीक है। इनको आपस में लड़ा दिया, ठीक है। जब लड़ाने के बाद मान लीजिए फर्स्ट वाला रूलर कमज़ोर पड़ रहा है, तो ये उसकी सहायता के लिए यहाँ पे पहुँच जाते थे, ठीक है। कहते थे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और उस हेल्प के बदले में उससे क्या कर लेते थे? सब्सिडरी अलायंस कर लेते थे। अभी आगे हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस मतलब समझौता कर लेते थे। समझौता कर लेते, क्या कर लेते थे कि आपके यहाँ की जो सेनाएँ रहेंगी वो सारी सेनाओं की जिम्मेदारी हमारी है, हम सेनाएँ आपके यहाँ रखेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आप केवल राज्य करिए आराम से, आप तो राजा है ना, राज्य करिए। मतलब राजा को बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक है। यानी अपनी ही सेनाएं यहाँ पर रख देते थे, और उसके बदले में कह देते थे हमारी सेनाओं की जो सैलरी होगी वो तो आप ही देंगे, ठीक है। तो राजा को सोचता था ठीक है हम सैलरी दे देंगे। ध्यान दीजिए सैलरी कहाँ से दे देंगे, जब पहले उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम ही अपना ले लिया है। रेवेन्यू सिस्टम यानी बंगाल का तो जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो जो दीवान पोस्ट थी उन्होंने खुद ही अपने हैंडल में ले लिया था, हैंडल कर लिया था, ठीक है। अब आगे भी धीरे धीरे वो, भाई वो तो बंगाल में उनको कलेक्टर बनाया गया था ना, दीवान पोस्ट मिली थी। अब वो बाहर भी आगे भी जाके वो चाहते हैं कि हमें हर जगह का जो टैक्स है वो हमारे पास आए, तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है नेक्स्ट में। 1757 to 1857 certain key aspect. The company rarely launched a direct military attack on a non-territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods
टू एक्सटेंड अपने व्यापार मतलब अपना फैलाव करने के लिए इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग इंडियन किंगडम, यानी राज्य को हड़पने से पहले वो यदा कदा ही कभी कभार ही युद्ध करती थी, सीधे सीधे मिलिट्री अटैक करती थी। अदरवाइज वो ज़्यादातर पॉलिटिकल मेथड, मैंने बताया ना कैसा पॉलिटिकल मेथड है ना, इकोनॉमिकल मेथड है ना, डिप्लोमेटिक मेथड, इस तरह से इनका यूज करके राज्य को हड़पने की कोशिश करती थी। इसका आगे अभी एक्सप्लेन और मिलेगा। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको, याद होगा 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और जब बक्सर का युद्ध मैंने आपको तब बताया होगा जब उस समय आपको याद करेंगे आप, जब मैंने आपको दिल्ली में सल्तनत में औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स मैंने पढ़ाए हैं दिल्ली पर, तो जितने भी मुग़ल रूलर्स हुए हैं उसी समय मैंने बक्सर का वॉर बताया। आप उसको वहाँ से जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 70 द कंपनी अपॉइंटेड द रेजिडेंट्स। बक्सर वॉर के बाद क्या हो गया था कि कंपनी क्या कर रही थी, इंडियन स्टेट में अपने रेजिडेंट्स रख रही थी। इंडियन स्टेट में क्या रख रही थी, अपने रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स क्या होते हैं देखेंगे, रेजिडेंट्स क्या होते हैं। रेजिडेंट्स का मतलब ये होता है कि कंपनी का एक ऐसा आदमी, ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे राजा के राज्य में रहेगा और वो वहाँ पर रहते हुए सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के हेड तक पहुँचाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अपनी सेनाएं भी लोग यहाँ पे रख देते थे, यहाँ पर राजा के दरबार में अपनी सेनाएं भी रख देते थे, ठीक है ना, कि आप परेशान मत होइए, आप तो शासन करिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। साथ ही एक रेजिडेंट भी रख देते थे और हेड कहीं और होता था, तो यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन हेड के पास तक पहुँचती थी। अगर राजा कभी भी कोई डिसीजन ऐसा ले लेता था जो कंपनी के फेवर में नहीं था तो तुरंत हेड को पता चल जाता था, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो अपना जो वर्चस्व है बढ़ा रहे हैं। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट, दे वर पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एजेंट्स, है ना, उनके पास एजेंट होते थे। दियर जॉब उनका काम क्या होता है रेजिडेंट का, टू सर्व, सेवा करना, एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के हितों का ध्यान रखना, इंटरेस्ट का ध्यान रखना। थ्रू रेजिडेंट के थ्रू क्या करती थी कंपनी, ऑफिशियल बिगैन इंटरफियरिंग। कंपनी अब शुरू क्या कर दी, कंपनी रेजिडेंट के थ्रू, भाई उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी कि आज राजा ने ये डिसीजन लिया, आज राजा ने ऐसा डिसीजन लिया, तो कंपनी अब उन राजा के डिसीजन पर इंटरफेयर करना शुरू कर दी थी, है ना, इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों पर। भारत के जितने भी राज्य हैं, राजा हैं, उनके आंतरिक मामलों पर, यानी राजा अब अपने से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया इन्होंने। दे ट्राई टू डिसाइड वाज टू बी द सक्सेसर टू दी थ्रोन, और राजा को बताना भी शुरू कर दिया कि आपके बाद अगली गद्दी पर बैठेगा कौन, एंड हु वाज टू अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी कौन किसको नियुक्त किया जाएगा वो भी रेजिडेंट ही बताने लगा था, कंपनी का रेजिडेंट, ठीक है ना। सम टाइम द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट इनटू, और कभी कभी कंपनी क्या कर देती थी, ज़बरदस्ती उनके ऊपर दबाव डाल देती थी, किस लिए, सब्सिडरी लाइन्स के लिए। सब्सिडरी लाइन्स मैंने आपको बताया ना, सब्सिडरी लाइन्स क्या होता है, एक सहायक संधि होती है, एक सहायक समझौता होता है। इस समझौते के थ्रू क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, टू रूलर्स हैं, आपस में लड़ेंगे, पहला वाला कमज़ोर होगा तो इसके ऊपर पास पहुँच जाते थे, ठीक है, हम भाई आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बदले में यहाँ पर रेजिडेंट रख देते थे। रेजिडेंट रखने के बाद कि हम आपको, ठीक है, आप तो शासन करिए, है ना, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले में कंपनी को आप हमारी ये चीज़ें दी थी। तो एक तरह से अलायंस कर लेते थे, समझौता कर लेते थे, और इससे लड़ने के लिए बाद में, हालांकि इसको भी बाद में वो हराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो पहले वाले रूलर्स को अपने साथ में मिला लेते थे, ठीक ना, उसकी कमियों को, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट सब्सिडरी लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी लाइन्स, ठीक है ना, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब्सिडरी लाइन्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, देखिए आगे दिया गया है, इसकी डिफिनीशन दी गई है सब्सिडरी लाइन्स के। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स सब्सिडरी लाइन्स के थ्रू होता क्या था, दिस अलायंस मतलब क्या है, समझौता। इंडियन रूलर्स, जो भारतीय रूलर्स है, वर नॉट अलाउड टू हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म्ड, यानी भारतीय राजा जो है, जो शासक होंगे, वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकते थे, उनको अनुमति नहीं थी कि वो अपनी सेना रख सकते थे, ठीक है। देवर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने उनसे क्या कह दिया था कि ठीक है, आपको सेनाएं रखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी युद्ध हार जाते हैं, ठीक है, तो हम अपनी सेनाएं रखते हैं, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं वो काफ़ी टेक्निकल मूवमेंट जानती है ना कि कैसे मूवमेंट होना है, ठीक है। बट हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, बट आपको जो पे करना है वो तो सब्सिडरी फोर्सेस को तो पे करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जो हमारी सेनाएं हैं उनको आपको पे करना पड़ेगा। सब्सिडरी फोर्सेस मतलब जो हमारी सेनाएं आपके यहाँ रहेंगी उसको आपको पे करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, कंपनी से क्या इच्छा की जाती थी, राजा ये सपोज करता था कि कंपनी अब मेरी सुरक्षा करेगी, और इसके बदले में वो उनकी सेनाओं को भी क्या करता था, उनको सैलरी देता था, ठीक है।
पैसा देता था रेजिडेंट को भी। इफ़ द इंडियन रूलर्स, अब देखिए कितनी गलत बात है, एक राजा के दरबार में एक राजा जो मतलब उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ही होता है कि एक राजा के दरबार में यानी कि राजा के किले में, फोर्ट में कोई अंदर घुस नहीं सकता है, उसके आंतरिक मामलों को जान नहीं सकता। अब देखिए अंग्रेज लोग कहाँ तक घुस गए, उनके इंटरनल अफेयर्स पर है ना, इंटरनल अफेयर्स पर भी, यानी उनके जो राजनीतिक मामले, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं, जितने भी मामले हैं उन पर भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अगला राजा गद्दी पर कौन बैठेगा, आपको ये समझौता करना है कि नहीं करना है, आपके यहाँ सेनाएं हम रखेंगे, ठीक है। अब वो सारी सेनाएं जब अंग्रेजों की हैं तो आप सोचिए कि अंग्रेज तो किसी भी दिन भी उनके ऊपर अटैक करके सारा राज्य हड़प सकते हैं, जब सेनाएं सारी उन्हीं की हैं। इनको सेनाएं नहीं रखने दे रहे थे। अब बताइए किसी राजा की अगर अपनी सेना नहीं होगी तो वो राजा किस काम का है, किसी भी राजा की। अब जो राजा के इशारों पर ही काम न करे तो उस राजा किस काम का। तो देखिए अंग्रेज जो है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स जो है, कंपनी जो है कितना आगे बढ़ गई थी, है ना। तो इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड, और उसमें भी सब्सिडरी लैंड्स में आगे नियम क्या लगाए थे कि इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर कोई राजा जो है पेमेंट देने में यानी सैलरी देने में हमें फेल होता है तो देन द पार्ट ऑफ द ट्रेटी वॉज टेकन अवे एज ए पेनाल्टी, तो हम उसके राज्य को क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे पेनाल्टी के रूप में कि भाई आपने हमारे सैनिकों को सैनिक नहीं दिया, हम आपको सेवा दे रहे हैं। देखिए ज़बरदस्ती सब्सिडरी लैंड्स करना उनका पहली प्राथमिकता, दूसरा उसी सब्सिडरी लैंड्स से उनको उनके राज्य को हड़प रहे हैं। तो देखिए सब्सिडरी लैंड्स कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना। कोई राजा इनको बुलाया थोड़ी था कि आओ भाई हमारी सर्विस करो, ये खुद गए थे। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड वेलेजली, देखिए इनका नाम याद रखिएगा, वेलेजली, क्योंकि सब्सिडरी लैंड्स के जनक कहे जाते हैं, द फादर ऑफ सब्सिडरी लैंड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सब्सिडरी लैंड्स के फादर कौन है तो वेलेजली ही हैं। इन्होंने ही इस चीज़ को लाए थे यहाँ पे, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, फादर ऑफ क्या, सब्सिडरी लैंड्स, लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली क्या थे, वॉज ए गवर्नर जनरल थे। कब से कब डेट, इनकी डेट याद रखिए 1798 टू 1805। द नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब पर देखिए ये बता रहे हैं कि जो सब्सिडरी लैंड्स ये लागू किए थे उसमें नवाब ऑफ अवध का नवाब फंस गया था इसमें। अवध का नवाब कौन था, आपने पढ़ा है ना, वाजिद अली शाह, पढ़ाया था मैंने 7th में, याद रखिए नवाब का आवाज़ वाजिद अली शाह था। was forced to give one half its territory to the company in 1801, और इसी सब्सिडरी लैंड्स के थ्रू अवध के नवाब से भाई वो सैलरी देने में, पेमेंट करने में असफल था, ठीक है ना। तो 1801 में अवध का आधा भाग, यानी आधा भाग अवध का ये हड़प लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आप हमें पे करने में, सब्सिडरी फोर्सेस को पे करने में आप फेल हो रहे हो, ठीक है। तो जब आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप, ठीक है, आप हमें आधा राज्य दे दीजिए तभी तो हम सैलरी देंगे उनको। वॉज आल्सो फोर्स्ड टू द सी टेरिटरीज ऑन अ सिमिलर ग्राउंड, और इसी तरह से हैदराबाद, यानी हैदराबाद के भी आधे भाग को इन्होंने, जैसे अवध के भाग को कब्जा कर लिया था, वैसे ही हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया था। किसके थ्रू कब्जा किया था, सब्सिडरी लैंड्स के थ्रू, यानी ज़बरदस्ती अपनी फोर्स भेजना कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, फिर उनको पेमेंट दीजिए, आप पेमेंट नहीं देंगे, सारे डिसीजन तो खुद ले रहे हो आप, है ना। टैक्स राजा के पास पहुंच नहीं पा रहा है तो पैसे कहाँ से देगा, पेमेंट कहाँ से देगा, सारे डिसीजन आप ले रहे हो। मतलब एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे राजा बेवकूफ़ बन भी रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ से फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पे टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, देखते हैं अब क्या है। कंपनी रिसॉर्टेड टू डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, कंपनी ने क्या किया, रिसॉर्ट करना शुरू किया डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ द थ्रेट। कंपनी ने मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन मतलब ये है कि सीधे सीधे लड़ाई करना कहाँ उचित समझा, जब उनको समझ में आ जाता था कि अब लड़ाई के बिना काम नहीं चलेगा, वहीं पर युद्ध करते थे, ठीक है। व्हेन इट्स जब उन्होंने एक थ्रेट देखा, क्या थ्रेट देखा, यानी भय, उनको भय लगा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर, क्या कि हमारा जो राजनीतिक और पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, जो हमारा हित है, वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। किसके थ्रू अफेक्ट हो रहा है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इंडिया है, ठीक है ना, यहाँ मैसूर है आपका। तो मैसूर इन्होंने देखा कि इधर तो हमारा ठीक है, अवध पे हमने कब्जा कर लिया, हैदराबाद पे कब्जा कर लिया इधर, अब उसके बाद इधर कर्नाटक मैसूर ही तो आ रहा है ना। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इनकी नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, मैसूर मिलेंगे, सॉरी टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर उनका शासन होता है ना। भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, कई क्षेत्रों में तो यहाँ के शासक ये थे। तो देखते हैं कि दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर हैड ग्रॉन। थोड़ा मैसूर के बारे में पढ़ते हैं। मैसूर हैड ग्रॉन इन द स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ ए पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। याद रखिए, मैसूर को जो सबसे पहली जो पावर मिली थी वो किसके अंडर में मिली थी, हैदर अली के पावर मिली थी। हैदर अली इनके फादर थे, ठीक है, टीपू सुल्तान के। तो मैसूर हैड ग्रॉन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। हैदर अली की वजह से मैसूर में सबसे अधिक पावर थी,
ठीक है। हैदर अली, ठीक है। हैदर अली का शासन क्या है ये याद रखिए, रूल फ्रॉम 1761 टू 1782, यानी 1761 टू 1782 किसका पावर था? हैदर अली का। ये जो फेमस सन, उनका जो फेमस सन कौन था? टीपू सुल्तान था। इसका टीपू सुल्तान का शासन कब था? 1782 से, यानी 1782 को हैदर अली मर जाते होंगे, है ना, उनकी डेथ हो जाती होगी, तभी तो 1782 से उनके जो पुत्र हैं वो ले रहे हैं शासन। कब तक था? 1799 तक की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1799 इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मैसूर के पास जो प्रॉफिटेबल अगर ट्रेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसको कहाँ से हो रहा था? मैसूर को प्रॉफिटेबल ट्रेड, यानी सबसे ज़्यादा व्यापार उसको फ़ायदा हो रहा था मालाबार कोस्ट से। मालाबार कोस्ट क्या है? जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा पूरा मालाबार कोस्ट है, ठीक है, यानी केरल से सटा हुआ ये पूरा केरल कर्नाटक का जो एरिया है ये पूरा मालाबार कोस्ट कहा जाता है, यानी ये मालाबार कोस्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर्नाटक के जितने मैसूर यहीं थे, तो इनको यहीं से बिजनेस से सीधे सीधे प्रॉफिट ले रहे थे। मैसूर कंट्रोल प्रॉफिट रेट ऑफ द मालाबार कोस्ट व्हेन द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम, जहाँ से कंपनी, अच्छा, प्रॉफिट भी मैसूर वाले वहीं से ले रहे थे जहाँ से कंपनी ने क्या शुरू किया था, वहाँ से कंपनी भी खरीदती थी, कहाँ से? पेपर कार्डमम, उसी प्लेस से जहाँ से इनको प्रॉफिट हो रहा था। 1785 में होता क्या है? 1785 देखिए, 1785 कौन सी डेट है? जिस समय हैदर अली यहाँ से फिनिश हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। इन्होंने कहा कि बंद करो भाई एक्सपोर्टिंग का काम, यहाँ से बाहर जाने का काम, सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, यानी आप इस राज्य के पोर्ट्स पर जाना जो है, इस सब का जो व्यापार जो है ना आप बंद करिए, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे किसको मना कर रहे थे कि ये सब पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, एंड डिसअलाउड द लोकल मर्चेंट्स जो, यानी जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे ना, उनको भी कहा कि फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द कंपनी के साथ जो आप व्यापार कर रहे हो ना, ये सब बंद करो, यहाँ पे ये हमारा क्षेत्र है, ये पूरा हमारा क्षेत्र है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा आप लोगों का व्यापार नहीं चलेगा, जो कुछ भी होगा हमारी अनुमति से होगा, ठीक है। ही आल्सो एस्टैब्लिश अ क्लोज, देखिए आगे दिया है इसमें, ही आल्सो एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, और इसके साथ ही साथ देखते हैं हम लोग कि फ्रेंच इन इंडिया, रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, यानी ध्यान दीजिए, यानी कि अंग्रेज़ के साथ जो व्यापार कर रहे थे लोकल मर्चेंट, उसको तो इन्होंने बंद करवा ही दिया, साथ ही साथ ये जो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के टाइगर जिनको बोला जाता है, ठीक है ना, इनका फ्रेंच के साथ, यानी जो आपको आप याद रखिए, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ाया था कि उस समय यूरोप से बहुत सारी कंपनियाँ आई थी, उसमें फ्रेंच भी थी, फ्रांस भी थी, उस समय फ्रांसीसी यहाँ पर थे, अंग्रेज़ों से युद्ध इनका बीच बीच में चलता रहता था, ठीक है ना, फ्रांसीसियों का भी, तो फ्रांसीसी भी अंग्रेज़ों से हारे हुए थे, है ना, और इनकी सेनाएं जो है टीपू सुल्तान की ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, यानी पुराने युद्ध पद्धति पर ही युद्ध करती थी, यानी पुराने हथियार लेकर, लेकिन फ्रेंच जो थी वो यूरोपियन कंपनी थी, ठीक है, तो उसकी सहायता ही लेना चाहते थे, और इसीलिए इनकी फ्रेंच से थी, ठीक है ना, फ्रेंच से इनका काफ़ी बोलबाला था। तो मॉडर्नाइज द हिज आर्मी एंड दियर हेल्प, यानी उन्होंने अपनी सेनाओं को, किसने? टीपू सुल्तान ने अपनी सेनाओं को फ्रेंच की सहायता से क्या किया? मॉडर्नाइज किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मैसूर का सुल्तान राजा था, है ना, तो उसने कौन सी यूरोपियन की? तो फ्रेंच की सहायता ली, है ना, और किसने ली? टीपू सुल्तान ने ली, अपनी सेनाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उसको पता हो गया था कि मुझे ब्रिटिश से कहीं ना कहीं युद्ध मेरा कहीं ना कहीं स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ब्रिटिश वर फ्यूरियस, अब ब्रिटिश इससे डर गए, ब्रिटिश बहुत भयभीत हो गए। ब्रिटिश पहली बात तो डरते थे टीपू सुल्तान से, ठीक है, और दूसरा वो फ्रेंच से भी उनको डर लग रहा था, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। दे साथ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, उन्होंने देखा कि यार हैदर भी है और टीपू भी है, दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं, डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक है, रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल, और इन्हें अगर कंट्रोल करना है तो हमें इनको क्रश करना पड़ेगा, है ना, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से 4 वार्स होते हैं, याद रखिएगा, यानी हैदर अली टीपू सुल्तान, और यानी ये पूरा जो इनके बीच में युद्ध होते हैं, तो इनके बीच में 4 वॉर होते हैं। तो पहला वॉर कब हुआ था? विद मैसूर के साथ में। आप कितने युद्ध होते हैं? 4। ये डेट याद कर लीजिएगा, 1707 टू 69 तक पहला युद्ध हुआ हैदर अली के साथ, दूसरा भी 84 तक, इसमें 84 में इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और एक संधि के साथ ही फिनिश हो जाता है। अगला जो युद्ध होता है वो फिर टीपू सुल्तान आ जाते हैं इसमें गद्दी में, और टीपू सुल्तान के साथ युद्ध होता है तीसरा, और लास्ट वाले में भी टीपू सुल्तान के साथ युद्ध होता है अंग्रेज़ों का, और इस 1799 में ही श्रीरंगपट्टम, अभी आगे हम देखते हैं इसमें दिया होगा शायद। तो 4 वार होते हैं, तो 2 में तो रहते हैं उनके फादर रहते हैं, लेकिन यानी सेकेंड वॉर में उनके फादर यानी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, थर्ड में
ये भी, यानी कि देखिए ये जो 4 वॉर कैसे हुए, यानी पहला वार हुआ तो कोई ना कोई ट्रीटी हुई होगी, संधि हुई होगी, इसके बाद ये पहला वार फिनिश हो गया। दूसरा कोई ना कोई सेकंड ट्रीटी हुई होगी, थर्ड ट्रीटी हुई होगी, फोर्थ ट्रीटी। हालांकि मैं 4 ट्रीटी जो है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कौन कौन सी ट्रीटी हुई। ट्रीटी का मतलब ये होता है कि हम इस, देखिए संधि क्या होती है, अंग्रेज को ये हो जाता है कि हम इस क्षेत्र पर काम करेंगे, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप इस क्षेत्र पर काम करेंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब ट्रीटी होती है, इसी को संधि बोलते हैं। और इसी के थ्रू युद्ध में विराम लग जाता है। लेकिन फिनिश नहीं हुआ, फिनिश कब हुआ 1799 में। तो आपसे पूछा जाता है कि जो मैसूर वार था वो फिनिश कब होता है 1799 में, और शुरू कब से होता है 1767 से। तो देखते हैं इधर तो ओनली लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, जो बैटल श्रीरंगपट्टम का होता है। श्रीरंगपट्टम क्या थी भाई, श्रीरंगपट्टम राजधानी थी किसकी, टीपू सुल्तान की, यानी जो कर्नाटक था, मैसूर था, उस मैसूर में इन्होंने एक कैपिटल बनाई हुई थी। जैसे है ना आपके यहाँ पे यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है, वैसे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी श्रीरंगपट्टम। तो इसी राजधानी पर अपनी कैपिटल को, श्रीरंगपट्टम को बहुत प्यार करते थे टीपू सुल्तान, ठीक है ना। डिड द कंपनी अल्टीमेटली, कंपनी को विजय मिल जाती है किसमें, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम में। यानी आप ध्यान दीजिए कि बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम उन्हीं की राजधानी के पास युद्ध होता है। टीपू सुल्तान वॉज द किल्ड, उनको मार दिया गया डिफेंडिंग इस कैपिटल, यानी अपनी राजधानी कैपिटल की रक्षा करते हुए, श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। यानी अपनी राजधानी से उनको बहुत प्यार था, ठीक है। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग, और मैसूर बाद में जब अंग्रेज यहाँ पर मैसूर में भी आ गए उन्होंने, तो मैसूर क्या हुआ, मैसूर वॉज द अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी। यानी अभी तो यहाँ पर टीपू सुल्तान थे और ये हैदर अली थे, लेकिन इसके पहले किनका शासन था, वाडियार का शासन था। यानी वाडियार डायनेस्टी है एक, वाडियार डायनेस्टी का पहले शासन था। तो इन्हीं वाडियार डायनेस्टी से कौन मिल जाते थे, अंग्रेज मिले थे पहले। ध्यान दीजिए, अंग्रेज कभी अकेले युद्ध नहीं किए हैं, ये वाडियार डायनेस्टी से मिलकर, भाई वाडियार को किसने हराया था, वाडियार को हैदर अली ने हरा दिया था। यानी हैदर अली ने वाडियारों को हराकर ही वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब बाद में अंग्रेज आते हैं, इन्हीं वाडियार से मिल जाते हैं कि भाई आप भी हारो, चलो आप हमें हमारा साथ दो और फिर हम आपका साथ देंगे, हम भी आपको वहाँ का राजा बना देंगे। तो वाडियार जो डायनेस्टी होती है इनका अंग्रेज का साथ देती है, ठीक है। एंड सब्सिडी रिलायंस, और देखिए वाडियार को सत्ता तो दे देते हैं कि ठीक है चलो आप गद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वही अपना पुराना सिस्टम सब्सिडरी लाइन्स इसके ऊपर भी इम्पोज कर देते हैं, इस स्टेट पर वाडियारों के ऊपर भी कह देते हैं सब्सिडरी लाइन्स, कहते हैं हम सब्सिडरी लाइन्स के थ्रू आपको दे रहे हैं, समझौता है। सब्सिडरी लाइन्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होता है, आप ऊपर से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी वॉर विद मराठा, यानी मराठों के साथ में भी युद्ध करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो मराठा थे इन्होंने भी हेल्प किया था किसकी, इन्होंने भी हेल्प किया था अंग्रेज़ों की, ठीक है ना, क्योंकि ये मैसूर जो था वो मराठा मैसूर भी चाहते थे, तो इसलिए हम इनको यहाँ पर देख पाते हैं। देखिए एक दिस पिक्चर इज ऑफ बिग मैकेनिकल, है ना, दैट टीपू पोज्ड यू कैन टाइगर मैलोइंग द यूरोपियन सोल्जर। ये कुल मिला के एक अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में आज भी बनी हुई है। इसमें वो दिखाते हैं कि अंग्रेज़ों को किस तरह से इनका जो सिंग है, शेर है, वो कैसे खा रहा है, ठीक है। British took it away with the Tipu Sultan died defending his capital श्रीरंगपट्टम on 4 मई 1799। देखिए इसमें दिया गया है, एग्जैक्ट दी गई है, श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए, डिफेंड करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ये पिक्चर ले जाते हैं वहाँ पर, आज भी ये कैप्टन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है, ये लंदन में ये फ़ोटो वहाँ पे, ठीक है। देखिए वॉर विद मराठा को हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक चीज़ ये समझ लीजिए कि देखिए जैसे इंडिया था, तो यहाँ पर आप देखिए बंगाल पर उनका कब्जा हो गया, और यहाँ पर इन्होंने आकर मराठा पर तो उनका इधर मद्रास पर तो लगभग कब्जा किए ही थे, यानी यहाँ पर उन्होंने मैसूर पर भी कब्जा कर लिया। अब बचेंगे मराठा यानी महाराष्ट्र के पास में, ठीक है। अब इन पर भी कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे। देखिए आप उनका किस तरह से वर्चस्व हर जगह बढ़ रहा है। अवध पर कब्जा कर ही लिया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ मराठा से युद्ध करेंगे, मराठा के बाद फिर इधर पंजाब में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। यानी चारों तरफ से पूरे इंडिया को घिरने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं वॉर विद मराठा। थैंक यू।